हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी का पार्ट मैं क्यों लिखता हूँ बिना किसी देरी के। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो इस पार्ट के थ्रू लेखक हमें बताना चाहते हैं कि भाई मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलती है, कहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है लिखने की, है ना। तो कहते हैं कि जिस चीज़ को मैं खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से, मैं वो बहुत अच्छे से लिख पाता हूँ। तो लेखक जो है वो जापान के शहर हिरोशिमा में गए थे, है ना। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जैसे हमें पहले भी पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला हुआ था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था, है ना। तो उसका जो प्रभाव है वो आज भी है। और उनका वो प्रभाव उन्होंने कैसे नोटिस किया? एक्चुअल में वहाँ पर एक पत्थर था हिरोशिमा शहर में, और उस पत्थर पर एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ था एक इंसान का, बिल्कुल ऐसा इम्प्रेशन आया हुआ था। मतलब उस इंसान की शक्ल वगैरह सब अच्छे से इम्प्रेस्ड हुई हुई थी उस पत्थर पर। तो उस पत्थर पर आदमी की शक्ल दिख रही थी इम्प्रेशन वाली, और काली छाया को देखकर उनके होश उड़ गए और वो फील करने लग गए कि एटम बम जब यहाँ पर गिरा होगा तब उसका कितना भयंकर रूप हुआ होगा। वो उस भयंकर रूप को अपनी आंखों से देख रहे थे, मतलब वही एक्सपीरियंशियल चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने भारत जब वो आ रहे थे और इस चीज़ को उन्होंने भारत आकर रेल के डब्बे में बैठे बैठे कविता के रूप में उतारा था, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उस पत्थर वाली आकृति पे, ठीक है। लेखक जैसे पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे इस चीज़ का उत्तर ही नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है, यानी कि लेखक का ये मानना है कि लिखकर ही मैं अपने अंदर की इंटीरियर कंपल्शन को, यानी कि जो मेरे अंदर एक मोटिवेशन जागती है कि मुझे लिखना है, वो मोटिवेशन मेरे अंदर कहाँ से आ रही है, या फिर मुझे इस चीज़ का उत्तर कि मैं क्यों लिखता हूँ वो मुझे लिखकर ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो है लिखते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, विचारों से उनका जो दिमाग है वो भरा रहता है। तो जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं ना, पेपर में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे विचारों को, है ना। तो जब वो लिखते हैं तो जो लोग हैं उनका दिमाग जो एकदम शांत हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है, और वो अपने आप को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि मैं खुद को जान पाऊँ, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम, शोहरत, फेम पाने के लिए लिखते हैं, है ना। वो बाहरी व्यवस्था होती है, लाइक एक्सटीरियर कंपल्शन होता है कि या तो उन्हें कमाने के लिए लिखना पड़ता है या फिर नाम शोहरत के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ना रियल में पैशन होता है, उनके अंदर से ही आता है कि नहीं मुझे लिखना है। कोई मतलब लालच की उसमें नहीं, उनके अंदर इंटीरियर कंपल्शन होती है, भीतरी व्यवस्था होती है, इसलिए वो जो है लिखते हैं, ठीक है। उनके अंदर खुद ही प्रेरणा होती है। बट कई बार ना लेखक जो है उसको राज रखते हैं, मतलब जैसे सब तो यही कहते हैं कि नहीं लिखना तो हमारा पैशन है ना। और कोई ये थोड़े ना कहेगा कि मैं अपना नाम बनाने के लिए, अपना फेम बनाने के लिए लिखता हूँ, या फिर मुझे कमाना है इसलिए मैं लिखता हूँ। सब तो यही कहेंगे कि मैं पैशन है मेरा इसलिए मैं लिखता हूँ, राइट। तो इसलिए ये चीज़ वो भेद बनाए रखते हैं। यह कुछ उसी प्रकार है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम जो है, जैसे जिसके अंदर पैशन नहीं होगा किसी चीज़ का, तो उसे सुबह उठने में भी आलस आ जाएगा, है ना। अगर उसकी आँख जल्दी खुल भी गई, बाय चांस काम पर जाने से पहले उसकी आँख खुल भी गई, तो तब तक बेड पे लेटा रहेगा जब तक उसका अलार्म नहीं बज जाता। उसे मतलब बहुत व्यवस्था के साथ, जो भारी व्यवस्था होती है उसके वजह से ही उसको काम पे जाना पड़ता है, उसका अंदर से मन नहीं करता, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद का एक मोटिवेशन होती है, एक प्रेरणा होती है, लाइक उनके खुद का ही मन ही कहता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो अपना समय से उठते हैं वो लोग, है ना, पैशन वाले। भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इंटीरियर कंपल्शन क्या होती है, इसका वर्णन करना कठिन है, इसको बता पाना कठिन है कि हमारे अंदर वो पैशन कैसे उजागर होता है, मोटिवेशन कैसे उजागर होता है। तो लेखक किस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि मैं जो हूँ ना साइंस का स्टूडेंट हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो रेडियो वोल्टाइक वेव्स हैं उनका क्या प्रभाव होता है, और ये जो है पुस्तकों वाला ज्ञान है। लेकिन जब मैंने
और जब मैंने हिरोशिमा वाला समाचार पढ़ा तो मैं उनको सिर्फ दिमाग में ही सोच रहा था कि अच्छा हाँ इसका ये प्रभाव हो सकता है ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब मैं जापान के हिरोशिमा वाले जगह पर घूम रहा था तब जो मेरे सामने वो पत्थर पर इम्प्रेशन वाली चीज़ जो मैंने देखी, जो आदमी की शक्ल बनी हुई थी उस पत्थर पर, तब मुझे उसको देखकर मेरे दिमाग में और मेरे मन में बहुत अजीब अजीब भावनाएं आ रही थी कि उस टाइम पे कैसा हाल होगा, कैसा माहौल होगा, लोग कितने डरे हुए होंगे, लोगों की जानें जा रही होंगी और उस बम गिरने से क्या क्या असर हुआ होगा, कैसे कैसे लोग जो हैं वो तड़प तड़प कर चले गए होंगे इस दुनिया से, है ना। तो विज्ञान की इस इन्वेंशन को अनुचित प्रयोग को बहुत गलत बताते हैं। ये बुद्धि का विद्रोह हुआ है और लेखक ने लिखा भी है कि मतलब साइंस की इस इन्वेंशन ने बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं वो कर दी हैं, इसलिए उन्होंने इस विषय पर कभी भी कविता नहीं लिखी कि साइंस विज्ञान का अनुचित प्रयोग हुआ है। लेखक बताते हैं कि पहले भी युद्ध काल के समय जब युद्ध हुआ करता जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बम गिरा दिया जाता था और हज़ारों मछलियों को मार दिया जाता होगा। तो अगर हम ये चीज़ सुन रहे हैं कि बम गिरा दिया जाता था ब्रह्मपुत्र नदी में और मछलियों को मार दिया जाता होगा, तो हम वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं अभी और उसके प्रभाव सोच सकते हैं और हल्का फुल्का ही सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने, खुद के सामने वो चीज़ रियल में हो, तब हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बारे में मिलेगी कि हाँ कैसा क्या हुआ होगा उस टाइम पे, इस तरीके से। तो उसी चीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं जो हमने खुद की आंखों से ऑब्जर्व करी है, ठीक है। तो जैसे उन मछलियों को मारा गया बम के थ्रू, हिरोशिमा में भी बिल्कुल वैसा ही हो गया कि वहाँ पर जैसे मछलियाँ मारी जा रही थी, यहाँ पर जो है बम गिराकर इंसानों को मारा गया था, है ना, एटम बम गिराकर, ठीक है। तो वो उस शिला पर, उस पत्थर पर जैसे उन्होंने इंसान की आवृत्ति देखी, शक्ल देखी, तो कुछ कुछ अनुभव कर पा रहा था कि ये कितना पीड़ा में जो वो समय है वो रहा होगा, ठीक है। तो उनकी जो है एक तरीके से रूह कांप जाने वाला वो उनके लिए एक्सपीरियंस था। जापान जाकर हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि आज भी लोग जो है जापान के अस्पताल में जो मतलब भरे हुए हैं लोगों से, कि वो आज भी उस वेव्स का सामना कर रहे हैं, उनमें अलग अलग तरीके के कष्ट हो रहे हैं, है ना। और वो ये सब चीज़ देखकर अचानक से कुछ लिख नहीं पाए। एक दिन लेखक जो है वो सड़क पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर लंबी सी उजली छाया देखी। उस छाया को देखकर उन्हें थप्पड़ सा लगा कि ये उन्होंने क्या देख लिया। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए उनके अंदर ना सूर्य जैसी एक एनर्जी आने लग गई, उनके अंदर शरीर जो है वो जलने सा लग गया और वो अपने ही ख्यालों में डूब गए कि ये कैसा दृश्य देखा उन्होंने, है ना। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे एटम बम हुआ तो उनकी वो प्रेजेंस में चलेगा कि हाँ वो कैसा पल रहा होगा, है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक, मतलब वो उस चीज़ के भोक्ता बन गए, वो उस चीज़ के एविडेंस बन गए कि हाँ मैंने उस चीज़ को देखा है कि जब वो बम फटा होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, है ना। इसी चीज़ से उनके अंदर एक विवशता जागी कि मुझे इस चीज़ को लिखना ही लिखना है। तो उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर कविता लिख डाली और इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा था। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।